हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट हो चुका है खत्म, जो कि AEW के सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि ऑल इन के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था। और गाइज सच में इस वीक का डायनामाइट शो भी AEW की तरफ से काफी जबरदस्त डायनामाइट शो रहा है, जहां पर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया स्टफ देखने को मिला है। तो वो क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत द एलीट के एक 6-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर द एलीट बुलेट क्लब गोल्ड की जूस रॉबिन्सन और द गन्स को फेस करने वाले थे। पर द गन्स के एंट्रेंस चलने के दौरान ही द एलीट ने गन्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहीं पर एक काफी बड़ा ब्रॉल हुआ, जहां पर इस ब्रॉल के अंदर यंग बक्स और गन्स फाइट कर रहे थे और एक टाइम के लिए जे व्हाइट और केनी ओमेगा फाइट कर रहे थे। पर इतने में यहाँ पर कनुस्के तकेत्सा भी आ गए, जिससे कि कनुस्के तकेत्सा रिंग के अंदर केनी ओमेगा पर अटैक कर रहे थे और रिंग के बाहर जे व्हाइट, जूस रॉबिन्सन और द गन्स यंग बक्स पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन यहीं पर यंग बक्स को बचाने के लिए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR आ गए और यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड को साइड में लगाकर FTR ने यंग बक्स को बचाया, क्योंकि FTR यंग बक्स को ऑल इन पेपर पर फुली प्रिपेयर्ड देखना चाहते हैं। लेकिन रिंग के अंदर केनी ओमेगा कनुस्के तकेत्सा पर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाने के लिए जा रहे थे, पर तकेत्सा किस तरीके से यहाँ पर भाग गए और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में स्टे डाउन के साथ ही इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत एक मैच की जगह एक काफी बड़े ब्रॉल से हुई, क्योंकि इस ब्रॉल के चलते ये मैच कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे पूरे डायनामाइट शो पर क्या होता है। पर इस ब्रॉल ने डायनामाइट शो की शुरुआत एक धमाकेदार तरीके से कर दी थी। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेने पिकेट MJF का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर बात करते हुए रेने पिकेट ने MJF से काफी सारे सवाल पूछे कि MJF का ऑल इन पेपर पर मैच होने वाला है, उसके बारे में MJF का क्या कहना है। और यहीं पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF को सच में बिलीव नहीं हो रहा कि MJF 80,000 से भी ज्यादा फैंस के स्टेडियम को मेन इवेंट करने वाले हैं। और इससे पहले ये सब चीजें हल्क होगन, जॉन सीना, द रॉक, अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड ऐसे सुपरस्टार्स ने की है, पर आज ये MJF करने वाले हैं, यानी कि MJF का नाम भी इन सब सुपरस्टार्स के साथ लिया जाएगा, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। और यहीं पर जब रेने पिकेट ने MJF को कुछ क्लिप्स दिखाई जब लग रहा था कि MJF एडम कोल पर जेन्युइनली नाराज है, तो इसी पर बात करते हुए MJF ने कहा कि सच बताए तो इन मोमेंट्स पर MJF एडम कोल के ऊपर एक्चुअली नाराज थे, लेकिन MJF एडम कोल के ऊपर टर्न नहीं हुए, क्योंकि MJF स्लोली चेंज हो रहे हैं और इसके लिए एडम कोल ने उनकी काफी मदद की है। इसलिए MJF एडम कोल के लिए थैंकफुल है और MJF भी अपने आप को प्राउड मानते हैं कि MJF एडम कोल के खिलाफ अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। और गाइज यहाँ पर हम जेन्युइनली समझ पा रहे थे कि MJF एडम कोल की वजह से काफी अच्छे इंसान बन रहे हैं। और MJF ने एडमिट भी किया कि MJF को कभी कभी लगता है कि MJF एडम कोल पर अटैक कर दे, लेकिन MJF स्लोली चेंज हो रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। और हाल फिलहाल में AEW से रिलेटेड काफी ज्यादा अपडेट्स आ रहे हैं, जो सभी अपडेट शायद मुझे लगता है कि मैं ऑल इन पेपर तक हमारे वीडियोस के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कुछ अपडेट्स एक्सक्लूसिवली हमारे वेबसाइट पर आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर चेकआउट करना मत भूलना। और इंडिया के अंदर AEW या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया है कि आप इंडिया के अंदर हमारे थ्रू AEW या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज किस तरीके से खरीद सकते हैं। पर वो वीडियो काफी पुरानी है, इसलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब पर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली एक 1-on-1 मैच के अंदर हमें रे फिनिक्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस शुरुआत से ही ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी हार्ड हिटिंग मैच बन रहा था, जहां पर इस मैच के अंदर रे फिनिक्स और मॉक्सली एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे। और इसी अटैक के बीच एक टाइम के लिए मॉक्सली ने रे फिनिक्स पर रिंग के बाहर एक कर्व स्टॉम्प लगा दिया, जिससे कि रे फिनिक्स इस पूरे के पूरे मैच के अंदर रसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। पर इसके बाद भी वो इस मैच के अंदर बने हुए थे और अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, जो देखकर इस मैच के अंदर सरप्राइजिंगली रे फिनिक्स के लिए चैंट्स हो रहे थे। और यहाँ पर क्राउड फाइट फॉरएवर और दिस इज ऑसम भी चैंट कर रहा था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना जबरदस्त था। पर इसके साथ ही इस मैच के अंदर एक मोमेंट ऐसी भी आई जब जॉन मॉक्सली ने सडनली आउट ऑफ नोवेयर गुस्से में रे
फिनिक्स पर टॉप रोप से अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, पर फिर भी रे फिनिक्स ने किक आउट कर दिया, जो देखकर जॉन मॉक्सली ने इमीडिएटली रे फिनिक्स पर अपना सबमिशन रेयर नेकेड चोक लगा दिया, जहां पर रे फिनिक्स ने टैप आउट तो नहीं किया लेकिन वो पास आउट हो गए। इसलिए रेफरी ने यहाँ पर जॉन मॉक्सली को विनर डिक्लेयर कर दिया। पर मॉक्सली के मैच जीतते ही यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट लब आ गया, जो कि यहाँ पर रे फिनिक्स पर काफी तगड़ा अटैक करने वाला था, जहां पर रे फिनिक्स को बचाने के लिए एडी किंगस्टन और पेंटा यहाँ पर आ रहे थे। पर इतने में हमें यहाँ पर एक काफी सरप्राइजिंग रिटर्न देखने को मिला, जहां पर प्राउड एंड पावरफुल यानी कि सैंटाना और ओर्टिज वापस आ गए, और यहाँ पर आकर सैंटाना और ओर्टिज ने एडी किंगस्टन और रे फिनिक्स पर अटैक कर दिया। और इतने में रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने मिलकर रे फिनिक्स पर एक क्रोबार से अटैक कर दिया, यानी कि सलिए के एक रॉड से, जो सच में काफी खतरनाक अटैक था। लेकिन ये देखकर यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए ऑरेंज कैस्टे और बेस्ट फ्रेंड्स आ गए, जिन्हें देखकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब तो यहाँ चला गया। पर ऑरेंज कैस्टे और बेस्ट फ्रेंड्स के यहाँ पर आने से पहले ही काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, जिसके बाद हमें पेंटा अपने भाई के लिए काफी कंसर्न दिखाई दिए, और यहाँ पर एईडब्ल्यू डॉक्टर्स भी फिनिक्स को चेक कर रहे थे, जहाँ पर रे फिनिक्स को बैकस्टेज में एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया। और यहाँ पर एडी किंगस्टन जेन्युइनली काफी सैड दिखाई दे रहे थे, जो देखकर यहाँ पर रेने पिकेट एडी किंगस्टन से पूछ रही थी कि एडी किंगस्टन क्या कहना चाहते हैं। पर गुस्से में एडी किंगस्टन ने रेने पिकेट से पूछा कि क्या उन्होंने देखा है कि उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, और अगर अब भी रेने पिकेट को लगता है कि जॉन मॉक्सली सही है, तो फिर रेने पिकेट की गलतफहमी एडी किंगस्टन ऑल इन पेपर पर खत्म कर देंगे। जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही, जो सुनकर रेने पिकेट तो काफी नाराज थी, पर सच में यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि एडी किंगस्टन और मॉक्सली के बीच में ऑल इन पेपर के अंदर क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि रेने पिकेट किस तरीके से इस वीक के डायनामाइट शो के पहले जब सैमी गेवेरा का इंटरव्यू ले रही थी, तभी यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी आ गई, और इन्होंने सैमी गेवेरा से कहा कि सैमी गेवेरा अभी जेरिको के साथ किस तरीके से स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लास्ट वीक जेरिको ने डॉन कैलिस की फैमिली ज्वाइन की थी, पर वो लकी इसलिए निकले क्योंकि डॉन कैलिस ने गलती से अपनी वो पेंटिंग रिवील कर दी, जिसका रियल में मतलब ये है कि क्रिस जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी छोड़कर आगे डॉन कैलिस के साथ जा रहे हैं। पर जे से देखकर सरप्राइज है कि सैमी गेवेरा अब भी जेरिको के साथ है, जिसका जवाब देते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा यहाँ पर सबको बताना चाहते हैं कि क्रिस जेरिको सैमी गेवेरा के दोस्त थे, और सैमी को लगता है कि जेरिको थोड़ी फार भटक गए हैं, लेकिन फिर भी जेरिको अब भी सही रास्ते पर आ सकते हैं, इसलिए सैमी गेवेरा जेरिको के साथ है। जो बातें सैमी गेवेरा ने कही, पर यहीं पर जेएस ने सैमी गेवेरा से पूछा कि माना कि जब जेरिको को जरूरत होती है तब सैमी गेवेरा जेरिको के साथ होते हैं, पर क्या जब सैमी गेवेरा को जरूरत होगी तब जेरिको उनके साथ होंगे या नहीं। जो बातें यहाँ पर जेएस ने सैमी गेवेरा से पूछी, लेकिन मुझे लगा कि एक तरीके से यहाँ पर जेएस ने सैमी गेवेरा को एक वार्निंग दी है, जिसके बाद जेएस भी यहाँ चली गई। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है, क्या आपको लग रहा है कि जेएस ने सैमी गेवेरा को एक वार्निंग दी है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर सैमी गेवेरा और क्रिस जेरिको वर्सेस विल ऑस्प्रे मैच के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आते हुए दिखाई दिए, जहां पर ऑस्प्रे के साथ डॉन कैलिस भी थे। और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि डॉन कैलिस फर्स्ट प्लेस में जेरिको को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि डॉन कैलिस चाहते थे कि डॉन कैलिस खुद से जेरिको का करियर खत्म करे। पर आज डॉन कैलिस तो नहीं, लेकिन उनके क्लाइंट यानी कि विल ऑस्प्रे क्रिस जेरिको का करियर खत्म करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही, और यहीं पर बात करते हुए ऑस्प्रे ने कहा कि ऑस्प्रे अपने करियर के सबसे बेस्ट रन के ऊपर है, जहाँ पर ऑस्प्रे ने एक महीने के अंदर ही केनी ओमेगा और कजुशिका ओकाडा को भी हरा दिया है, और अब ऑस्प्रे यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्रिस जेरिको को भी हराने वाले हैं, जिससे कि ऑस्प्रे 2 महीनों के अंदर 3 लेजेंड्स को हरा देंगे, और ये प्रूव कर देंगे कि ऑस्प्रे सबसे बेस्ट है। जो कहकर ऑस्प्रे ने यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन यहीं पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको को पता है कि जब 4-5 साल पहले सब लोग कह रहे थे कि ऑस्प्रे अगर इस तरीके से रसल करते रहे तो ऑस्प्रे रिटायर होंगे, लेकिन जेरिको ने ऑस्प्रे को फोन कर कहा था कि ऑस्प्रे को जिस तरीके से रसल करना है ऑस्प्रे उस तरीके से रसल कर सकते हैं, क्योंकि इससे ही वो ग्रेट बनेंगे। लेकिन जेरिको ने ऑस्प्रे से ये सब इसलिए कहा था क्योंकि जेरिको चाहते थे कि ऑस्प्रे जेरिको से फाइट करने से पहले रिटायर ना हो जाए, क्योंकि जेरिको के मन में ऑस्प्रे के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि ऑस्प्रे भी एक काफी जबरदस्त सुपरस्टार है। पर ऑस्प्रे ने काफी बड़ी गलती कर दी कि ऑस्प्रे ने अपने आप को डॉन कैलिस के साथ अलाइन कर लिया है। पर फिर भी ऑस्प्रे के खिलाफ का ये मैच जेरिको के लिए उनके आज तक के सबसे रसलमेनिया से काफी बड़ा है, जहां पर जेरिको ऑस्प्रे के खिलाफ अपना बेस्ट लाने वाले हैं। पर अगर ऑस्प्रे को जेरिको को हराना है तो उन्हें अपना बेस्ट लाना पड़ेगा, नहीं तो जेरिको इस बार खुद से ऑस्प्रे को रिटायर कर देंगे। जो बातें यहाँ पर जेरिको ने कही, और जेरिको के ऐसे कहते ही ऑस्प्रे ने जेरिको के हाथ से माइक स्लैप कर दिया, पर जेरिको ने ऑस्प्रे को ही स्लैप कर दिया, जिससे ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन दोनों को सेपरेट रखा। पर गाइस सच में जेरिको के इस प्रोमो से मैं यहाँ पर इस मैच के लिए काफी ज्यादा हाइप्ड हूँ, और मुझे भी देखना है कि जब ऑस्प्रे और जेरिको एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में रेने पिकेट एडम कोल के साथ भी एक सिट डाउन इंटरव्यू करती हुई दिखाई दी, जहाँ पर रेने पिकेट ने सेम सवाल एडम कोल से पूछे, और यहीं पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि सच में एडम कोल के लिए ऑल इन शो के मेन इवेंट के अंदर परफॉर्म करना ये काफी
काफी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे पहले जब एडम कोल इंजर्ड हुए थे तब सबको लग रहा था कि एडम कोल रिटायर होंगे, पर अब उनके लाइफ के सबसे लार्जेस्ट क्राउड के सामने परफॉर्म करने वाले हैं। इसके लिए एडम कोल काफी एक्साइटेड है। पर यहीं पर जब रेने पिकेट ने सेम एडम कोल को एमजेएफ के साथ कैसे मोमेंट्स दिखाए जब लग रहा था कि एडम कोल एमजेएफ पर टर्न कर सकते हैं, तो ये मोमेंट्स चलते ही एडम कोल ये मोमेंट्स देखने के लिए मना कर दिया और एडम कोल यहाँ पर गुस्से में खड़े होकर कहने लगे कि क्या सबको लग रहा है कि एडम कोल एमजेएफ के ऊपर टर्न हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एडम कोल सबको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा और एमजेएफ और एडम कोल एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। और ये कहकर एडम कोल गुस्से में आज चले गए, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि एमजेएफ ने अपने इंटरव्यू के अंदर अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट तो किया, पर एडम कोल ये नहीं कर रहे, जो देखकर लग रहा है कि शायद एडम कोल ही एमजेएफ के ऊपर टर्न हो जाएंगे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर एआर फॉक्स और स्वर्स स्ट्रीटलैंड एक टैग टीम मैच के अंदर डार्बी एलिन और निक वेन को फेस करते हुए दिखाई दिए और एक टोर्नेडो टैग टीम मैच था, यानी कि एक टाइम पर इस मैच के अंदर चारों ही सुपरस्टार्स लीगल थे, जिसके चलते ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच बना, जहां पर इस मैच के अंदर स्वर्स स्ट्रीटलैंड और एआर फॉक्स इन दोनों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है और इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स ने क्राउड के अंदर भी जाकर रसल किया है और डार्बी एलिन और निक वेन इन दोनों ने भी इस मैच के अंदर अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाए। पर जब इस मैच के आखिर में स्वर्स स्ट्रीटलैंड और एआर फॉक्स ने डार्बी एलिन को रिंग के बाहर कर दिया और इनके अंदर निक वेन पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, पर फिर भी निक वेन इस मैच के अंदर बने हुए थे, जो देखकर रिंग साइड पर आए उनकी मॉम भी काफी प्राउड थी। और इसी बीच एक टाइम के लिए निक वेन ने एआर फॉक्स पर एक रोल अप पिन कर दिया, जो समझकर स्वर्स स्ट्रीटलैंड तोड़ने के लिए आते, इससे पहले यहाँ पर पिनफॉल हो चुका था और यहाँ पर निक वेन ने एआर फॉक्स और स्वर्स स्ट्रीटलैंड इन दोनों को एक टैग टीम मैच के अंदर हरा दिया, जो देखकर स्वर्स स्ट्रीटलैंड काफी नाराज थे। और ये मैच हारने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए स्वर्स स्ट्रीटलैंड ने कहा कि स्वर्स स्ट्रीटलैंड काफी डिसअपॉइंटेड है और वो एआर फॉक्स पर काफी डिसअपॉइंट है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एआर फॉक्स एक काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं, पर एक 18 साल के लड़के ने एआर फॉक्स को हरा दिया है, इसलिए स्वर्स स्ट्रीटलैंड को नहीं लगता कि एआर फॉक्स उनके टैग टीम पार्टनर बनने के लायक है। जो बातें कहकर यहाँ पर स्वर्स स्ट्रीटलैंड ने एआर फॉक्स को मुगल एम्बेसी से फायर कर दिया और इतने में यहाँ पर ब्रायन केज ने आकर एआर फॉक्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जो देखकर यहाँ पर स्टिंग, डार्बी एलिन और निक वेन आ गए, जिन्हें देखकर स्वर्स तो रिंग छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ पर एआर फॉक्स के साथ आकर एआर फॉक्स से बातें करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि अब भी डार्बी एलिन एआर फॉक्स को फॉरगिव करने का एक चांस देते हैं और अगर एआर फॉक्स उनके साथ आते हैं तो फिर से सब चीजें एक जैसी हो सकती है। और डार्बी एलिन के ऐसे कहते ही एआर फॉक्स ने डार्बी एलिन को गले लगा लिया, जिससे अब एआर फॉक्स और डार्बी एलिन फिर एक बार साथ आ चुके हैं। लेकिन यहीं पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि स्वर्स स्ट्रीटलैंड काफी स्टूपिड है, क्योंकि वो ऑल इन पे पर व्यू के अंदर होने वाले अपने मैच पार्टनर पर ही टर्न हो गए हैं और अब उनके पास टैग टीम पार्टनर नहीं है। और डार्बी एलिन के ऐसे कहते ही सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस आ गए और यहाँ पर डार्बी एलिन और निक वेन से बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ने सुना है कि निक वेन को फादर नहीं है और क्रिश्चियन केज ने सुना है कि निक वेन के फादर उतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, इसलिए निक वेन को अपनी काफी बड़ी लेगेसी तैयार करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो अपने फादर के साथ ही लेटे होते। जो बातें यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही और क्रिश्चियन केज की इन वर्ड्स पर उन्हें काफी बड़ी भूख का सामना करना पड़ा, पर फाइनली क्रिश्चियन केज ने रिवील किया कि वो ऑल इन पे पर व्यू के अंदर स्वर्स स्ट्रीटलैंड के पार्टनर होने वाले हैं। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब ऑल इन पे पर व्यू पर फिर एक बार एक टैग टीम मैच के अंदर स्टिंग और क्रिश्चियन केज एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में एफटीआर और द यंग बक्स का एक सिट डाउन इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए यंग बक्स को बचाने के लिए सबसे पहले यंग बक्स एफटीआर को थैंक यू कर रहे थे, लेकिन एफटीआर ने कहा कि एफटीआर को थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। एफटीआर यंग बक्स को फुल पोटेंशियल पर चाहती है, जिससे कि एफटीआर उन्हें हराकर ये प्रूव कर सके कि वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टैग टीम है और एफटीआर अपने घर पर जाकर अपने फैमिली को बता सके कि उनकी लेगेसी क्या है। जो बात यहाँ पर एफटीआर कर ही रही थी कि यंग बक्स ने यहाँ पर एफटीआर को रोक लिया और एफटीआर को कहा कि एफटीआर बार बार हमेशा से वही कहती है कि उनकी फैमिली उनके लिए सब कुछ है, लेकिन यंग बक्स एफटीआर को बताना चाहते हैं कि अगर यंग बक्स ने कंपनी नहीं बनाई होती तो एफटीआर अपने फैमिली को आज खाना तक प्रोवाइड नहीं कर पाते और यंग बक्स ने कंपनी तैयार की है, इसलिए यंग बक्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि यंग बक्स बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड है, क्योंकि जब यंग बक्स रिटायर होंगे तब सब लोग यंग बक्स को बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड कहेंगे ही। लेकिन जहाँ तक बात है एफटीआर की, तो सब लोग एफटीआर के बारे में ये कहेंगे कि एक ऐसी टैग टीम है जिनका नाम यंग बक्स ने अपने यूट्यूब सीरीज के अंदर रखा था, जो कहकर यहाँ पर यंग बक्स ने एफटीआर की काफी बड़ी इंसल्ट कर दी। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे ऑल इन पे पर व्यू के अंदर क्या होता है। और फिर एक बार इस सेगमेंट ने सभी को यंग बक्स वर्सेस एफटीआर 3 के लिए काफी एक्साइट किया है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर ऑल इन पे पर व्यू पर होने वाले फैटल 4 विमेंस चैंपियनशिप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद में डायनामाइट शो पर स्काई ब्लू एक 1-on-1 मैच के अंदर रूबी सोहो को फेस करती हुई दिखाई दी, जहां पर ये मैच शुरू होने से पहले ही रूबी सोहो और स्काई ब्लू ने एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही ये मैच स्टार्ट हुआ। और गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक सा मैच रहा, जहां पर रूबी सोहो और स्काई ब्लू इन दोनों की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में रूबी सोहो ने स्काई ब्लू पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी रूबी सोहो की डायरेक्शन क्या होती है। पर इसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर रेने पिकेट ने एडम कोल और एमजेएफ के बारे में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को सवाल पूछे और यहाँ पर जवाब देते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि फाइनली ऑल इन पे पर व्यू के अंदर पता चल जाएगा कि रियल एडम कोल कौन है और रियल एमजेएफ कौन है। जो बातें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन इसके बाद में
हमें दिखाया गया कि किस तरीके से हाउस ऑफ ब्लैक ने बिली गन के शूज को कचरे के अंदर फेंक दिया, जिसके बाद हमें द क्लेम इस वीक के डायनामाइट शो पर काफी गुस्से में आती हुई दिखाई दी और इनके अंदर आकर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि द क्लेम हाउस ऑफ ब्लैक को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं क्योंकि हाउस ऑफ ब्लैक के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। जो बातें द क्लेम ने कही और द क्लेम के इसे कहते ही यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक आ गया और यहाँ पर आकर हाउस ऑफ ब्लैक ने द क्लेम पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर सरप्राइजिंगली बिली गन आ गए और बिली गन को देखकर हाउस ऑफ ब्लैक रिंग छोड़कर बाहर चला गया। पर यहीं पर माइक लेकर बात करते हुए बिली गन ने कहा कि बिली गन शांति से रिटायर हुए थे, लेकिन जब बिली गन ने देखा कि हाउस ऑफ ब्लैक द क्लेम के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहा है और हाउस ऑफ ब्लैक ने बिली गन की शूज डस्टबिन के अंदर फेंक दिए है, तो ये देखकर बिली काफी गुस्सा हुए है क्योंकि बिली की 30 साल की लेगेसी हाउस ऑफ ब्लैक कचरे में मिला रही है और ये बिली बैठकर नहीं देख सकते। इसीलिए यहाँ पर बिली एक आखिरी टाइम के लिए ऑल इन पेपर व्यू के अंदर ऑल इन आने वाले हैं क्योंकि अगर इस मैच के अंदर वो जीते तो शायद वो वापस आएंगे, लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक संभल कर रहे क्योंकि उन्हें फाइट करने के लिए डैडी एस नहीं आने वाला बल्कि रियल एस बिली गन आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर बिली गन ने कही जिससे कि हम समझ सकते हैं कि शायद बिली गन को WWE की तरफ से उनके पूरे नाम का ट्रेडमार्क वापस मिल चुका है क्योंकि WWE के ट्रेडमार्क की वजह से बिली गन अपना रियल नेम AEW के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो देखते हैं कि इस पर और कौन सी स्टोरीज आती है। पर ये तो फाइनली पता चल चुका है कि द क्लेम ऑल इन पेपर व्यू के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ जाने वाली है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें ऑजी ओपन अपने ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स द हार्डीज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और जहाँ तक बात है इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा, जहाँ पर हर बार की तरह ही ऑजी ओपन की परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त थी, लेकिन हमें फिर एक बार इस मैच के अंदर क्लासिक हार्डी बॉयज देखने को मिले हैं, जहाँ पर उनकी भी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी और उन्होंने भी इस मैच के अंदर अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाए हैं। और गाइस ये मैच एक काफी अच्छी पेस पकड़ ही रहा था कि इस मैच के अंदर एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई कि अब तक डायनामाइट शो पर हुई इतनी सारी चीजों की वजह से इस मेन इवेंट मैच के लिए काफी कम टाइम बचा रहा, जिसके चलते इस मैच के आखिर में एक ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर ऑजी ओपन ने जेफ हार्डी पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर ऑजी ओपन ने ये मैच जीत लिया है। जहां पर मुझे लगता है कि अगर इस मैच को और थोड़ा टाइम मिलता तो ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता था। पर ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए ऑजी ओपन ने कहा कि MJF और एडम कोल कभी भी ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस नहीं बन पाएंगे। और ऑजी ओपन के ऐसे कहते ही यहाँ पर MJF और एडम कोल आ गए और वो जाकर सीधा ऑजी ओपन के सामने खड़े हो गए, जहाँ पर MJF और एडम कोल और ऑजी ओपन इनके बीच में काफी बड़ा ब्रॉल हो रहा था। और इस ब्रॉल के अंदर ओवरकम कर ऑजी ओपन एडम कोल पर डबल क्लोज लाइन लगाना चाहती थी, पर एडम कोल ने भी अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर MJF और एडम कोल इन दोनों ने ऑजी ओपन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर एक टाइम के लिए MJF ने एडम कोल पर उनके पीठ पीछे हो रहे अटैक से उन्हें बचाया, जो दिखाता है कि MJF एडम कोल कितनी केयर करते हैं। पर यहीं पर जब MJF ने कायल फ्लेचर को पकड़ा था और एडम कोल उन पर अटैक करने के लिए जा रहे थे तो कायल फ्लेचर साइड में हो गए और एडम कोल MJF पर अटैक कर देते, लेकिन MJF ने एडम कोल का पैर पकड़ा और MJF काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे क्योंकि शायद MJF को लग रहा होगा कि एडम कोल ने ये सब चीजें इंटेंशनली की है। पर ऐसा नहीं था, लेकिन MJF यहाँ पर नाराज थे, इसलिए MJF एडम कोल को धक्का देकर यहाँ जा रहे थे। पर जाते जाते MJF रुके और अपने डायनामाइट डायमंड रिंग लेकर एडम कोल पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने एडम कोल को हक कर लिया, जिससे हम समझ सकते हैं कि अब MJF चेंज होने का ट्राई कर रहे हैं। पर देखना पड़ेगा कि एडम कोल क्या करते हैं। और इन दोनों सुपरस्टार के सेलिब्रेशन के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ऑल इन पेपर व्यू के पहले का लास्ट डायनामाइट शो कैसा लगा। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?